कितना बड़ा लीगेसी रहा बिहार में। सीट ऑफ पावर था, जहां आप बैठी है पाटलिपुत्रा, वो सीट ऑफ पावर, यहाँ से लेके कंधार तक शासन चलता था, वही लोग थे, यही जमीन थी। Emotions. Bihar was an emotion for you. ये स्टेट नीतीश जी को मिला। उनको जो स्टेट मिला था, इट वॉज ए फेल्ड स्टेट। निर्मला सीतारमन जी आई थी वित्त मंत्री, वो गई थी दरभंगा मधुबनी, मैं लेके गया था, और वो घूमी भी रूरल बेल्ट में और मुख्यमंत्री से आकर मिली। अब बोली कि जो बिहार का ग्रामीण सड़क है देश के किसी भी ग्रामीण सड़क से बेटर। मुझे लगता है कि बिहार में अगले 5 साल में जो सबसे बड़ा जॉब तभी आएगा जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब तभी आएगा जब यहाँ पे इंडस्ट्री आएगा। सर, आज जब सबको बोले कि आपसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं और आपसे मिलने जा रहे हैं, तो सब कोई बोला अच्छा संजय झा जी वो तो बहुत ही पावरफुल हैं, और बोले कि बहुत ही सभ्य हैं, मगर सबने जो अग्री किया कि बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में रहकर ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो बताइए, पावर के बारे में बताइए थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। सही बात है कि पॉलिटिक्स में रह के अगर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ आप चेंज कर सकते हैं, ये मुझे लगता है खास करके यंग लोगों के लिए पॉलिटिक्स भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है काम करने का, कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप कितने लोगों के लाइफ में चेंज ला सकते हैं। हाँ। या पॉलिसी बना सकते हैं। और अगर पावर मिलता है, जो कह रहे हैं कि पावर, तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। नीतीश कुमार को जनता ने पावर दिया यहाँ पर 20 साल से, और मुझे लगता है कि हम लोगों के लाइफ टाइम में खास करके, हम लोग दिल्ली में भी पढ़े, एक लोगों का भाव देखते थे, बिहारी बोलने पर क्या रहता था, उसका लुक कैसे बदल जाता था, लोग आइडेंटिटी कैसे बिहारी होते हुए भी छुपा लेते थे, और पूरा उस परसेप्शन को कैसे एक आदमी को अगर जनता ने ताकत दिया कैसे बदल दिया। तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि ताकत देते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से ठीक है, अच्छा है, अब लोगों को काम करने का मौका मिला है तो काम कर रहे हैं स्टेट के लिए। जब पॉलिटिक्स में लोग होते हैं तो बहुत ही आगे होते हैं और हर समय माइक लेते हैं और माइक लेने का बहुत शौक होता है, मगर आप माइक नहीं लेते हैं, एकदम मुस्कुराते हो और बैकग्राउंड में रहते हैं। तो बताइए ये क्यों, ये पार्ट ऑफ कोई स्ट्रैटेजी है? और दूसरा चाहूंगी सबके लिए थोड़ा अपना जर्नी बताइए, क्योंकि जेएनयू के पढ़े हैं, एकदम पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है, तो टेल अस अबाउट योर जर्नी ऑल्सो। नहीं, अननेसेसरी बोलना कोई, मुझे लगता है कि, और कोई वजह नहीं है, लेकिन जब बोलना होता है, जो बोलना होता है, ज़रूर हम लोग अपने पार्टी की बात हो, सरकार की बात हो, वो पार्लियामेंट में बोलना हो, पार्लियामेंट के बाहर बोलना हो, ज़रूर हम लोग रखते हैं। जब फील्ड में जाते हैं तो बात रखते हैं, और माइक पे भी बात रखते हैं। जर्नी मेरा है कि मैं मधुबनी ज़िला से हूँ, दरभंगा में स्कूलिंग किया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, फिर मैं जेएनयू में गया, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था CHS, वहाँ पर पढ़ा। हम लोग के समय में रोमिला थापर भी पढ़ाती थी, हम लोग के समय में बिपिन चंद्रा भी थे, जो सारा NCERT का बुक आप देखते हैं, उन लोग ने पढ़ाया है। और मुझे लगता है जेएनयू में जाने के बाद, वहाँ हॉस्टल में रहने के बाद, क्योंकि हर एक स्टेट के लोग थे वहाँ पर, और एक ही कैंपस में रहना, कैंपस का ही लाइफ था पूरा, और तो वो एक लर्निंग जो है, मुझे लगता है कि पूरा बदल दिया वो थॉट प्रोसेस जो पूरा है, सोच का, चीज़ का, देश के बारे में सोचने का। पर्सनली मैं अपने लाइफ में तो देखा हूँ कि जेएनयू का में जाना मुझे पूरा का पूरा, अब पूरा एक सेंटर था SIS। आज हम लोग जाते हैं दुनिया भर में, अब मैं उस समय देखता था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में डिप्लोमेसी होता था पढ़ाई, या वेस्ट एशिया लोग पढ़ने जा, साउथ ईस्ट एशिया का होता था, गांधीयन पूरा फिलॉसफी पे SIS में ये होता था। तो ये एक चीज़ जो शायद बाहर के दुनिया में उस समय नहीं था। तो वो सब चीज़ एक देखने का, जाकर के कभी क्लास अटेंड करने का, या लाइब्रेरी में जाकर के बैठने का, टर्म पेपर लिखने का, ये सारा चीज़ जेएनयू ने बड़ा बदलाव लाया कम से कम इस चीज़ में। मैंने रेगुलर पेपर पढ़ने का, एडिटोरियल पढ़ने का, इंग्लिश इंप्रूव करने का, ये सारा चीज़ जेएनयू ने बहुत इम्बाइब किया। ये सही बात बोली, हम लोग को इंग्लिश इंप्रूव करने का भी एक रहता था कि कैसे ठीक करना है। तो जेएनयू के बाद पॉलिटिक्स में कैसे एंटर किए? मैं कोई प्लान करके ये
चीज़ें नहीं हुई। सोचे नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्लान करके तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। और मैं अपना जो भी कुछ काम कर रहा था, और मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आया जो नया नया चैनल वगैरह आया था, तो उसमें बहुत सारे लोग जाते थे, तो उनको एक बैकग्राउंड नोट भी चाहिए था, मतलब किसी टॉपिक पे बोलना ही। तो मैं कुछ लोगों को, क्योंकि मेरा एक पूरा पब्लिकेशन हाउस था, तो मैं कुछ JNU का एक, मैंने बताया ना, एक बैकग्राउंड था, तो इस टाइप के काम करने का, या हमसे बहुत जुड़े लोग थे JNU में, तो ये सब चीज़ें मैं देता था कि भाई इस टॉपिक पर ऐसे बोलिए, ये करिए। तो वो सब भी था इस प्रोसेस में होते होते। देन फ्रॉम गिविंग द टॉपिक एंड उससे आते आते, लेकिन मेजर चेंज जो आया 2004 में। हाँ, 2004 में मैं बीजेपी में था, और यहाँ पर अरुण जेटली प्रभारी होकर के बिहार का आए। और मुझे याद है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे, नहीं रहे थे, और यूपीए की सरकार आ गई थी, और उसी समय चुनाव था फरवरी 2005। तो अगस्त 2004 से मैं नीतीश जी के एक्टिवली पॉलिटिकल कांटेक्ट में, या उस समय इतना होप भी नहीं था कि बिहार में सरकार, आज बिल्कुल अलग लग रहा है, लेकिन उस समय केंद्र में भी सरकार थी और बिहार में भी आरजेडी की सरकार थी, और इतना भी होप नहीं था कि बिहार में सरकार बन सकती। तो उस समय से हम लोगों ने काम करना शुरू किया एनडीए में, बिहार में। जी, वही एक जर्नी वहीं से फिर शुरू हुई, बिहार पॉलिटिक्स की ग्रास रूट लेवल से एकदम उस समय शुरू हुई। क्योंकि गांव के हैं, बैकग्राउंड गांव का है, तो इसलिए रहे दरभंगा या गांव में, छुट्टी में हम लोग दिल्ली से आते थे तो हम लोग पटना भी नहीं समझते, सीधा दरभंगा, मधुबनी या गांव। तो वो एक सब कुछ समझते रहे गांव का। फिर 2004 से ज़्यादा एक्टिवली बिहार के पॉलिटिक्स में। लोग जब दिल्ली जाता है, जेएनयू में पढ़ता है, अच्छे अच्छे जगह पढ़ता है, एक्सपोजर मिलता है, और ये सारे नवयुवकों के लिए भी पूछ रही हूँ, तो फिर मन नहीं करता वापस आने का, लेकिन आप आए 2004 में। हम लोगों को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब मैं रहा, हिस्ट्री भी पढ़ता रहा, तो कितना बड़ा लीगेसी रहा बिहार का। यस, इसी इसमें रहा ना, इसी स्टेट में रहा, सीट ऑफ पावर था। जहां आप बैठी हैं, पाटलिपुत्रा, वो सीट ऑफ पावर, यहाँ से लेके कंधार तक शासन चलता था, वही लोग थे, यही जमीन थी। व्हाट वेंट रॉन्ग? और ऐसा वैसा वो नहीं था। 3 धर्म का सेंटर रहा। बुद्धिज्म यहीं आया, जैनिज्म यहीं आया, सिखिज्म यहीं आया, गुरु गोविंद सिंह यहीं आए। और इतना पावरफुल जगह, नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी पूरा डिकोड नहीं हुआ है। लोग पढ़ने, मैं भी गया था गैंगटॉक, बताए कैसे वहाँ के ट्रैवलर जो है तिब्बत से, या जो चाइनीज थे, वो कहाँ से आकर के ज्ञान लेने बिहार में आते थे। हाँ। तो ज्ञान का सेंटर बिहार, पावर का सेंटर बिहार, शायद देश में इतना पावरफुल जगह एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं रहा, और सडनली ये स्टेट जोक बन गया। सब लोग इस बिहारी पे ही हंसने लगे देश भर में। जो जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं शायद प्रॉब्ली था, उस समय बिहार में यूनिवर्सिटी था। तो आदमी तो प्राइड फील करता है ना, जो आपका इतना बड़ा लेगेसी रहा हो। और हमको शर्म आ रहा था बिहारी बोलने में, तो हम लोग तो वो दौर भी देखे हैं। तो इसलिए लगा कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी, और एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं जो अटल जी के सरकार में मंत्री रहे, उनकी अपना काम करने का तरीका था, इंटीग्रिटी थी, 5 साल वहाँ काम किए, पढ़े लिखे आदमी थे, इंजीनियर थे, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के, और बिहार के जनता ने उनको मौका दिया। और हम लोग को लगा यही टाइम है, अब नहीं तो कभी नहीं, ये वाला एक फीलिंग रहता था कि यही आदमी पूरा बिहार को बदल सकते हैं, जो करके दिखाया स्टेट को। तो इसलिए हम लोग आकर के फिर यहाँ काम करना शुरू किया। इमोशंस, बिहार वाज एन इमोशन फॉर यू? हमें लगता है इतना बड़ा स्टेट है, इतने इंटरप्राइजिंग लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं। आज भी कहीं जाता हूँ, लोग कहते हैं कि सारे आपके यहाँ से IAS IPS बिहार से क्यों आते हैं। और वो आते हैं, और इतना बड़ा गैप है, फिर यहीं से पंजाब में धान कटने चले जाते हैं। तो कहीं एक मिसमैच था इस चीज़ को लेकर के। तो मुझे हम जब बहुत लोगों को उस समय लगा, नीतीश जी का आने के बाद हम लोग को 6 महीना में ही लग गया कि माने जो उनका काम करने का तरीका देख रहे थे,
सिस्टम सब कुछ यहाँ ओवर था, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ कैबिनेट मीटिंग नहीं होती थी, यहाँ सीएम का कहीं मूवमेंट नहीं होता था, यहाँ कोई डिसीजन नहीं होता था, कोई बजट नहीं था। जो प्रोफेसर थे, आप चेक कीजिए प्लीज, सैलरी 6-6 महीना नहीं मिलता था यहाँ पर लोगों को। ब्यूरोक्रेसी काम करना भूल गई थी। मैं वाटर रिसोर्स में मिनिस्टर था, एक काम मैं चेक किया कि उस 15 साल में क्या काम हुआ वाटर रिसोर्स में। इतना बड़ा स्टेट जहां फ्लड से लेकर के इरिगेशन से लेकर के इतने इशूज, इतने कंसर्न इस स्टेट के हैं। 15 इयर्स कुछ इस एरिया में दुर्गावती वगैरह में कुछ हुआ, पूरा स्टेट में कहीं कुछ काम ही नहीं। हमको इंजीनियर लोग बताए कि हम लोग तो जा करके कोचिंग करना शुरू कर दिए, यहाँ काम ही नहीं था कुछ। अच्छे खासे इंजीनियर बोले काम रहता तब ना आते डिपार्टमेंट, अपना कोचिंग शुरू कर दिए करने के लिए। ये स्टेट नीतीश जी को मिला। ये भी याद रखना, नीतीश जी को गुजरात महाराष्ट्र नहीं मिला था कि वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए और सब कुछ ठीक है और आपको उस पर चला लेना है। उनको जो स्टेट मिला था, इट वाज ए फेल्ड स्टेट जो उन्होंने काम शुरू किया। फ्रॉम देयर ही बिगिंस इन बिहार। ये नहीं भूलना चाहिए। सर, नीतीश जी के बारे में बताइए। देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बिहार में ये सीएम ऑनेस्ट होगा, ये तो फीलिंग नॉर्मली, लेकिन नीतीश जी को देख करके लोगों को लगता था टॉप में आप ईमानदार हैं। ये मैं व्यक्तिगत मेरा व्यू है, मैंने इसको थोड़ा सा, तो क्या होता है कि कोई बड़ा फौपा नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं। अब मैं कोई रामराज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई पॉलिसी बना करके कोई इस तरह करके वो होगा। एंड 20 साल में ये नॉर्मल नहीं है, 20 साल से वो है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में लोगों ने देखा। और अब बिहार की जनता उनके 20 साल में इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा बजट, और उनका जो रहा है काम करने का तरीका, वो लोगों के नज़र में है। और ईमानदारी से काम किए तभी इतना कुछ डिलीवर कर पाए स्टेट में। और उनको देख करके मैंने ये था कि सब पे वॉच रखने वाली बात, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा बिहार को मिला। तो वो भी 24 घंटा काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो काम के अलावा तो हमको नहीं लगता है कुछ सोचते भी। 24/7 बिहार के सोशल डायनेमिक्स को समझते थे। मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी थे तो विजन भी था, दुनिया देखे थे। दिल्ली में मंत्री रहे तो वो एक अलग एक्सपोजर था। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री, रेलवे के मंत्री रहे, एग्रीकल्चर के मंत्री रहे, सरफेस ट्रांसपोर्ट के मंत्री रहे, तो 5 साल वहाँ काम करने का एक समझ था। और फिर बिहार में भी क्योंकि अपने पार्टी बनाए, उन्हीं का बिल्ड किया हुआ खून पसीना से बनाया हुआ एक पार्टी है, पूरा बिहार घूमे, तो उन बिहार के सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम, बिहार की समस्याओं को जड़ से समझते थे। तो ये मैच जो है ना, मैंने कहा ना, जब चीज़ें हो जाती हैं, सही बताया आप कह रही थी कि पीछे लोग नहीं देखता कि जर्नी कैसा रहा, कहाँ से। लेकिन मुझे आज बिल्कुल लगता है कि नीतीश कुमार को हिस्ट्री बहुत बेटर जज करेगी। हमको लगता है कोई बिहार का आदमी नहीं है जिसके लाइफ को टच नहीं किए हैं अपने काम से। जो वोट दे न दे वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हर एक आदमी के लाइफ को तो टच किया है। सर, कल मैं जीविका दीदियों के साथ थी और सब कोई कह रही थी नीतीश कुमार की जय, और दिल से कह रही थी। बहुत अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन हुआ था कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत बदलाव। और खुद जब मैं 20 साल बाद आ रही हूँ बिहार, तो मुझे लगता है एज अ वुमेन, एक चीज़ तो मैं कहूँगी, डंके की चोट पे कह सकते हैं कि सेफ्टी आज फील होता है, जो कि पहले नहीं फील होता था। और विमेन और ग्रास रूट लेवल पे तो वुमेन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट और चेंज आया है। इसके बारे में बताइए, क्या ये एक फोकस्ड था अप्रोच और इट वाज पार्ट ऑफ लार्ज वेलफेयर प्रोग्राम? मुझे लगता है कि वो कन्विक्शन से उन्होंने किया है। प्लीज़ 20 साल पहले का आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, कितनी लड़कियां स्कूल जाती थी। स्कूल जाने का मतलब होता था कि 8th 9th 10th अच्छे खासे परिवारों के लड़के, बारिंग फ्यू इन पटना जो जाएं पटना वुमेंस कॉलेज, वो 0.001% होगा। लेकिन ये होता था कि स्कूल जाना मतलब शादी के लिए एक प्रिपरेशन, लेकिन उसका कोई भी विजन है, उसका भी कैरियर होगा, ये सोच किसी भी कास्ट में, मैं कह रहा हूँ, ये तो दिखता नहीं था, कहीं नहीं दिखता था। कितनी लड़कियां जॉब में थी कि वो एक रिकॉर्ड लेके देखी। इन्होंने सबसे पहले 50% रिजर्वेशन बोलते थे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में है 1/3,
लेकिन पॉपुलेशन तो 50% है। रिजर्वेशन दिया पंचायत और जिला नगर निकाय में। ये साधारण डिसीजन नहीं था। गांव का मुखिया महिला होगी, जो एकदम फ्यूडल सोसाइटी जो रहा या एकदम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ओवरनाइट पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर दिया इन्होंने। 59% जीतती थी वो, आगे और भी ओपन में भी लड़ सकती है। 57-58% महिलाएं मुखिया, जिला परिषद, ये साधारण नहीं है, पंचायत समिति वार्ड सदस्य बन के आई। अब वो जा करके बीडीओ के पास बैठ रही है, डीएम के यहाँ बैठ रही है, अपने क्षेत्र के लोग उसके पास आ रहे हैं। ओवरनाइट उसका एम्पावरमेंट जो है, अब 4 चुनाव हो गया, पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दिया उनको डिसीजन मेकिंग में वहाँ पर। 1 सेकेंड, उन्होंने लड़कियों को जो साइकिल दिया, स्टार्टेड विद दैट। अब लड़की साइकिल पटना में नहीं चलाती थी नीतीश कुमार से पहले। यू चेक इट, आप लड़की पटना में साइकिल चलाते और जगह तो भूल जाइए उस समय, so I don't need to check it. तो आप पटना में, आपको शायद रेयर ही मिलता कि कोई लड़की साइकिल चला रही है। लोगों को लगता है लड़की साइकिल चलाएगी तो क्या उसका होगा, उसके सेफ्टी, कोई कमेंट कर देगा, क्या होगा। अब एक डिसीजन से नीतीश कुमार ने लड़कियों को इतना ड्रेस और साइकिल, ये हम लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उनको जो प्राइवेट स्कूल वालों से एक हीन भावना भी रहती थी, तो पूरा का पूरा लड़कियां स्कूल जाने लगी, उनके एम्बिशन बढ़ने लगे, उनके जो होता था अर्ली मैरिज, वो सब चीज़ें वो होने लगी। मुझे लगता है उसके बाद जो जॉब में रिजर्वेशन दिया, बिहार पुलिस में मैक्सिमम जो है देश में, बिहार पुलिस में महिलाएं जॉब में रिजर्वेशन देना शुरू किया। अब मुझे लगता है आप 10th का रिजल्ट पिछले 5 साल का देखिए, प्रॉब्ली टॉप 10 में 7 लड़कियां टॉप करती हैं। मुझे लगता है और चीज़ तो जो भी है, वुमेन एम्पावरमेंट में आप तो जीविका दीदी से मिल के आइए, 1 करोड़ से ज़्यादा जीविका दीदी को, ये कौन जीविका दीदी, कोई शहर की नहीं है। हाँ। ये गांव से और बहुत ही सामान्य से भी सामान्य बैकग्राउंड से ये लोग हैं, गरीब परिवार से। अब 10 में से 10 का आप प्रोफाइल चेक कीजिए, वो परिवार से है। आप बात करके देखिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए। आप उनसे बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करके देखिए, या वो कैसे चलाती है वो करके देखिए। ये सब कहानी इस 20 साल की है। 50% पॉपुलेशन के लाइफ को इस आदमी ने, नीतीश कुमार जी ने पूरा का पूरा, आज महिलाओं का कॉन्फिडेंस आप जा करके गाँव में देखिए, उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेकर के सब चीज़ों, डिसीजन मेकिंग। हमको लगता है अनप्रेसिडेंटेड, बिहार देश के इतिहास में शायद वुमेन एम्पावरमेंट में इतना बड़ा काम नहीं हुआ होगा जो बिहार में उन्होंने किया है। नीतीश कुमार रहे, जो भविष्य हो आगे, लेकिन कम से कम वो 50% महिलाएं जरूर उनको अगले 100 वर्ष तक याद रखेंगी। उनके जीवन को 30 अकेले आदमी चाहिए। लेकिन एक चीज है कि माइग्रेशन अभी भी रुका नहीं है सर। ये रिवर्स माइग्रेशन कैसे कीजिएगा? देखिए, मुझे लगता है कि माइग्रेशन स्लो तो जरूर हुआ है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। खास करके मैं जिस बेल्ट से आता हूँ, नॉर्थ बिहार से, माइग्रेशन तो पूरे बिहार से हुआ है, लेकिन नॉर्थ बिहार से ज़्यादा माइग्रेशन हुआ। फ्लड का इशू था, वाटर मैनेजमेंट का इशू था, लाइवलीहुड को लेकर के। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में आपको बहुत बड़ा चेंज ग्राउंड पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये माइग्रेशन तभी रुकता जब लोगों को रोजगार मिलेगा, उसी के लिए जाते हैं। सरकार में एक लिमिट है आपको जॉब देने का। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा, और बिहार में एक लैंडलॉक्ड स्टेट रहा। बिहार में झारखंड रहते हुए भी बिहार में कोई इंडस्ट्री उस समय भी नहीं आ पाया, जबकि मिनरल्स था, सरकार थी, उस समय भी कोई इंडस्ट्री बिहार में नहीं आ पाया। और हम लोग हमेशा विशेष स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले इसका बात करते रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए 2-3 चीज़ बहुत आवश्यक था। एक, लॉ एंड ऑर्डर, जो कॉन्फिडेंस लोगों को रहे जाएंगे तो हम सेफ हैं। जो सरकार बनने से पहले यहाँ जो थे भी वो भी भाग गए थे उस डर से, क्योंकि यहाँ मंत्री और उसके ऊपर भी वही लोग कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहते थे। रैंसम फॉर किडनैपिंग, किडनैप करके वो रहता था। और ये जब लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ बिहार में, कॉन्फिडेंस लोगों को आया। दूसरा, कोई सड़क ही, बिहार में ग्रामीण सड़क 384 किलोमीटर था 2005 में।
384 किलोमीटर, और आज 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़क है। निर्मला सीतारमण जी आई थी वित्त मंत्री, वो गई थी दरभंगा मधुबनी, मैं लेके गया था, और वो घूमी भी रूरल बेल्ट में और मुख्यमंत्री से आकर मिली। अब बोली कि जो बिहार का ग्रामीण सड़क है देश के किसी भी ग्रामीण सड़क से बेटर है, एंड इट इज़ द ट्रुथ। गाँव में जाके देखिए तो रोड नहीं था, सो रोड हैज़ बिन बिल्ड इंटायर स्टेट। कहीं भी आप बिहार में जाइए, यू विल रीच इन 5 to 6 आवर्स। 700 मेगावाट बिजली उस समय था जब आए थे। 22% घरों में बिजली लगा हुआ था, 78% घरों में बिजली कनेक्शन नहीं था इस बिहार में। वो भी 22% लगा हुआ था तो 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बिजली आती थी। आज पूरा बिहार 100% इलेक्ट्रीफाइड है, 24 घंटे बिजली आती है, 22 से 24 तो गांव में आती है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पटना के अलावा दरभंगा में एयरपोर्ट है कि रोड, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बिहार में अब चीप लेबर है। अब मुझे लगता है बिहार के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 2024 में जो बजट आया सरकार बनने के बाद, और 2025 में जो अभी बजट आया, दोनों बजट में बिहार को एडिशनल सपोर्ट मिला केंद्र से। तो मुझे लगता है अगला 5 साल बिहार में सबसे बड़ा टर्न अराउंड होगा, वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में होगा। अभी मैं देख रहा था कि बांग्लादेश पे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है 35% या 30%। टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब बन सकता है। बिहार में वो पोटेंशियल है। मधुबनी, भागलपुर, ये सब जगह ऐसा था जहाँ की आपको खादी का या टेक्सटाइल का बड़ा सेंटर होता था। दिस इज अपॉर्चुनिटी इन बिहार कि अगले 5 साल में टेक्सटाइल का एक बड़ा सेंटर बन सकता है। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि सेंटर का भी एक सपोर्ट है और यहाँ भी सरकार है, मुझे लगता है कि ये पलायन को स्लो डाउन करने में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं आएगा, तो वो स्लो डाउन। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो रहा है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री, अगला 5 साल में आपको मेजर चेंज दिखाई पड़ेगा। आपका बिहार मॉडल ऑफ ग्रोथ आपका क्या है, आपके पार्टी का क्या है? क्योंकि बाकी पार्टियां जो यंग और पार्टियां आई हैं, बहुत सारे यूथ को आज वो अपील कर रही हैं कि वो कह रही हैं कि हम जॉब्स लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपका क्या? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री का एक बात हमेशा रहा, न्याय के साथ विकास, डेवलपमेंट विद जस्टिस। डेवलपमेंट हो लेकिन वो लास्ट पर्सन तक भी पहुंचे। हाँ। और ये उन्होंने करके दिखाया। अगर चीज़ों को बिहार का अभी पर व्यक्ति आय जो है वो करीब अभी और ज़रूरत है, नेशनल एवरेज के पास नहीं है। जब तक ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा चीज़ें नहीं बदलेगी। तो मुझे लगता है कि बिहार में अगले 5 साल में जो सबसे बड़ा जॉब तभी आएगा जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब तभी आएगा जब यहाँ पे इंडस्ट्री आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। यहाँ 3-4 एग्रीकल्चर रोड मैप से एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजर बूम है बिहार में। तो उस सेक्टर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आने का पूरा पोटेंशियल है यहाँ पर। वो आएगा तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और मुझे लगता अब आईटी के क्षेत्र में मैं देख रहा था कि इतने सारे बच्चे बेंगलोर में पढ़ते हैं। अब मुख्यमंत्री अपना पॉलिसी बनाए और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में पटना में खास करके, और मुझे लगता है कि आईटी का भी एक बड़ा बूम दिखाई पड़ेगा आपको। एक चीज़ जो है जिस पर मुख्यमंत्री जी का मेजर थ्रस्ट है वो है स्किलिंग। और प्रॉब्ली जल्दी ही वो कुछ इसमें ये करेंगे भी कि स्किल्स रिलेटेड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी आए कि बिहार में मैन पावर है। मैं अभी गया, जापान गया था, और वहाँ पर मैं देखा जो बता रहे थे वहाँ जापानीज़ लोग कि एजिंग पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है ही नहीं। बिहार के बाद इतना बड़ा पोटेंशियल है। हाँ। 28-29 मीन एज है यहाँ के यंग पॉपुलेशन का, प्रॉब्ली 29 साल या 28 साल का होगा। अगर हम लोगों ने स्किलिंग कर दिया, स्काई इज़ द लिमिट। कहीं भी जा कर के वो जो कमाते हैं 10,000, वो 20,000 25,000 कमाना शुरू कर देंगे। तो वो स्किल से रिलेटेड डेवलपमेंट जो है वो फोकस होगा अगले 5 साल में। नीतीश कुमार के को एक ये भी रहा कि जब रहे भी तो सेंटर में कोई फ्रेंडली सेंटर नहीं था, तो यहाँ तो काम करते रहे। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है कि सेंटर में भी हम लोग हैं, एनडीए की सरकार है और यहाँ भी है। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहार में जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उस पर काम करने। जो प्रोहिबिशन है अल्कोहल का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने महिलाओं का बात किया ना,
नीतीश जी प्रोग्रेसिव आदमी है, देश दुनिया सब देखे हैं। ये कब किए? यही जो जीविका दीदी के मीटिंग में जीविका दीदी ने अनाउंस किया, डिमांड किया उनसे, और उसका वजह ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 300, 400, 500 रुपया भी कमाते थे वो आपको शराब पी जाते थे। डोमेस्टिक वायलेंस का लार्जर इशू वहाँ से है। अर्बन सेंटर में जो लोग हैं वो उनके रडार में नहीं थे उस समय। पहला जो प्रोविज़न किया था उन्होंने वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, और जो गरीब लोग हैं जो कमाते हैं और पी जाते हैं, उनके बच्चों को ठीक से वो नहीं मिलता है, पर्पस उनका ये था। और उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है चीज़। कानून तो रहता है तभी मर्डर हो जाता है। क्यों हो जाता है? ओपन बॉर्डर है, 10 जगह से शराब भी आता है, पकड़ाता भी है। लेकिन जब अर्बन सेंटर में भी हल्ला होने लगा तब उन्होंने कर दिया। उन्होंने इनिशियल नहीं किया था अर्बन सेंटर में। नहीं, अर्बन सेंटर में इनिशियल नहीं किया था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पहले किया। उनका उद्देश्य भी ये था, जो गरीब हैं खास करके, उनका उद्देश्य नहीं था कि आप डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करके आते हैं, आप 2 ड्रिंक लगाते हैं तो आपको कोई ये करने, ये उद्देश्य उनका नहीं था कभी। लेकिन ये ज़रूर था, जो गरीब हैं, जो 400-500 कमाते हैं, जो 1000 कमाते हैं, और वो गांव में हम लोग भी जाते थे, वो सुबह से शाम तक वाला एक रहता था, हेल्थ इशूज़ उनके परिवार के इशू, तो उसको करने के लिए, और उसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी हुआ। आज गांव में कोई रोड पे, चौक पे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। जो हम लोग जाते 10 बजे के बाद ही आपको जाना मुश्किल हो जाता। लेकिन वो बड़ा बदलाव आया, महिलाओं का मेजर सपोर्ट रहा इसमें। सर, आपने मिथिला के रीजन को बहुत पॉपुलर कर दिया है, तो बताइए थोड़ा मिथिला के बारे में। मिथिला क्षेत्र में जब हम लोगों ने मिथिला हाट बनाया तो ये जल संसाधन विभाग से बनाया हुआ था। एक नीतीश कुमार जी का एक विजन था। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने जल जीवन हरियाली एक प्रोग्राम लाया। उनका था कि पोस्टरिटी के लिए, फ्यूचर के लोगों के लिए ज़रूरी है कि आज ये चीज़ समझना। और उसी प्रोग्राम के तहत एक वहाँ पर वाटर बॉडी था जो कि ऑलमोस्ट सब फिल हो गया था, कब्जा हो गया था, 20-22-25 एकड़ का, मे बी मोर। उसको हम लोगों ने पूरा डेवलप कराया। फिर अपना जो मेरा MLC का फंड है उससे मैंने कुछ काम कराया। कुछ मैंने यहाँ के पर्यटन से भी 3-4 करोड़ रुपए दिलवाए। ऑल टुगेदर 14-15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। लेकिन यू विल नॉट बिलीव कि क्या चेंज वो लेकर के आया है। हमारे मिथिला का आपको एक रिफ्लेक्शन वहाँ मिल जाएगा। और लगभग 300 फैमिली, मे बी मोर, 300-400 लोग वहाँ पर काम करते हैं। महिलाएं काम करती हैं, सब लोकल एरिया से आकर के वहाँ पे काम कर रही हैं। चल इसलिए रहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं। पर्यटन विभाग में सब कुछ बंद हो गया। सरकार बनाती थी और बंद हो जाता था कि नेता लोग उसमें, या पॉलिटिकल लोग हो, या ब्यूरोक्रेट लोग उसमें जाके इंटरफेयर करते, अपना ज्ञान देने लगते थे। वो अपना ज्ञान जो है, भाई आपको इतना ज्ञान है तो अपना क्रिएट कर लीजिए। ऐसे लोग भी आए इसको तंग करने के लिए इस प्रोजेक्ट में। लेकिन कोई सक्सेसफुली प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसलिए वो सक्सेसफुल रहा। आज मिथिला का एक बड़ा आइडेंटिटी वो एक जगह हो गया है। मिथिला का जो भी खाना जो लोग भूल गए थे वो मिलेगा, या मिथिला का बहुत सारा आपको सामान जो वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बिहार में अगर एक सेक्टर में हम लोग नहीं कर पाए उतना जो करना चाहिए अभी, क्योंकि वो इशू था, मैंने बताया आपको, वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म सबसे बड़ा आपको रोजगार का सेंटर होगा। एक काम जो मुझे लगता है कि अभी CM जा करके किए थे, मिथिला शोध संस्थान। मिथिला में बहुत कुछ लिखा हुआ है हजारों साल से, लेकिन वो डिजिटाइज होकर के प्रॉपर तरीके से नहीं था। उस सारे को डिजिटाइज करना, मिथिला ज्ञान का ही सेंटर रहा है। वहाँ कोई क्या कहते हैं, इकोनॉमी लोग समझते थे चावल दाल खा करके निकालें, लेकिन पढ़ाई लिखाई प्रायोरिटी रहा। मिथिला का हमें ये DNA में ये चीज़ रहा। तो ये इस चीज़ों को प्रमोट करना और मिथिला में, और ख़ास करके मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं था वाटर रिसोर्स में, मैं जल संसाधन मंत्री था यहाँ 5 साल, लगभग 4.5-5 साल। तो उस समय हम लोगों ने इतना काम किया
और अभी भी कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि जल्दी ही तो उस बेल्ट में लोग फ्लड ही समझता था कि नेपाल से पानी आया, आपका घर डूब गया, आप मर गए, आपको कोई देखने वाला नहीं। हाँ। नो रिलीफ है, नो ये सच्चाई था। रोड आया, एक बार रोड टूट गया, 10 साल रोड नहीं बनेगा। स्कूल का बिल्डिंग टूट गया, वो नहीं बने। एग्रीकल्चर खत्म हो गया तो खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी ने सबसे रिलीफ का काम शुरू किया, और जितना काम हुआ है, आपको बाढ़ का न्यूज अब कम मिलता होगा बिहार से। हाँ, मगर खत्म पूरा तो नहीं हुआ है कम। वो खत्म हो नहीं सकता है, उसका वजह पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि नेपाल में हाई डैम बनना। नेपाल आपके अगर 2 स्टेट की बात होती तो हम रिजॉल्व कर लेते। नेपाल में अपना पॉलिटिकल डायनेमिक्स, वो बिहार गवर्नमेंट नहीं बात कर सकती है, सेंटर को ही बात करना है। और वहाँ भी पॉलिटिकल अपहीबल्स रहता है। सेंटर बिल्कुल चाहती है कि इसको रिजॉल्व करे, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग लीडर आकर के उसमें बहुत कॉपरेट नहीं हो पा रहा। लेकिन बिहार के, मिथिला के अंदर जो काम होना था, उस पर काम हुआ है। एक मेजर डिसीजन जो हुआ है, मैं आपके माध्यम से पहली बार इसको मैंने बताया है लोगों को, वो है कि हमेशा होता था कि आपको फ्लड से रिलेटेड इशू को, मिथिला में इरिगेशन और एग्रीकल्चर, मैं बता रहा हूँ मिथिला का एरिया ऐसा है, ये जो ग्रीन का आपको रिवोल्यूशन का बात आता है पंजाब हरियाणा का, एक मिथिला एरिया ऐसा है जो पूरा देश को खिला सकता है। इतना फर्टाइल लैंड है, इतना पानी है। पानी फ्यूचर में आज हो रहा है ना, इंडस वाटर ट्रीटी पर इतना डिबेट, पानी सोना से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भविष्य में हो जाएगा। और उस एरिया में वाटर है, उसको सिर्फ मैनेजमेंट की बात है। अभी हम लोग का पश्चिमी कोसी नहर कब से ये चल रहा था, तो मुख्यमंत्री ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, निर्मला सीतारमन जी आई थी, और एज ए मिनिस्टर मैंने इस सारे चीज़ को DPR से लेके और सारे चीज़ बनाना, अब वो फाइनल शेप में आ गया है। और वो करीब करीब 8,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट होगा। और जो हम लोग पंजाब में, हरियाणा में देखते थे कैनाल सिस्टम, वो पूरा मधुबनी दरभंगा में आपको कैनाल सिस्टम अगले 3 साल में दिखाई पड़ेगा। और जो लोगों को 365 दिन पानी मिलेगा, तो लैंड फर्टाइल है और 24 घंटे पानी मिल गया। तो मुझे लगता है कि पूरा जो आप कह रही हैं पलायन की बात, ये भी एक मेजर रिवर्स माइग्रेशन का एक बड़ा काम होगा कि जब वहाँ इरिगेशन सिस्टम एस्टेब्लिश होगा, और वो फ्लड मिटिगेशन भी करेगा कि पानी भी वहाँ पर आपको, जो फ्लड के समय में पानी को हम लोग स्टोर कर लेंगे, वो भी उसमें सब पॉसिबल है। और जितना खेत है, मैं इसलिए इससे बात कर रहा हूँ आपको कि मैं इसके डीप डिटेल में जाके इस पर काम किया हूँ। हर एक खेत पर एक साइड आपको रोड बन जाएगा, यू कैन एक्सेस बाय योर व्हीकल विद योर ट्रैक्टर, आप किसी खेत पर पहुंच सकते हैं। तो उसका मार्केट लिंकेज उससे हो जाएगा, और पानी परमानेंट मिल गया। मुझे लगता है कि एक मेजर जो कहते हैं ना गेम चेंजर पूरा मिथिला के लिए ये प्रोजेक्ट होने वाला है। पूरे मिथिला और फिर पूरे बिहार के लिए गेम चेंजर। सर, तो आप रिकॉर्ड पे जाके कह रहे हैं 2028 में हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चीज होगा ना, 100% हो तो जाएगा। इस पे काम शुरू हो गया? काम शुरू हो गया है। इसका DPR मैंने शुरू करवाया था अपने समय में, DPR कंप्लीट हो गया, और DPR कंप्लीट होने के बाद बिहार सरकार ने सबमिट किया। तो 8 जुलाई को इसका हम लोग ये करते रहे, और 8 जुलाई को भारत सरकार के में इसका TAC हो गया, टेक्निकल अप्रेजल हो गया। अब मुझे लगता है जल्दी ही ये बिहार सरकार से क्लियर हो जाएगा, इसका टेंडर आ जाएगा। और हम लोग का प्रयास है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इसका अगस्त लास्ट में इसका शिलान्यास करवाएं, इसका कार्यारंभ करवाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर है। पूरा मिथिला के एक साइड में पूरा का पूरा इरिगेशन सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। ये तो बहुत ही हिस्टोरिक चीज होगा, हिस्टोरिक होगा। और ये हम लोगों ने, जैसे आप शुरू में कहा, सटल तरीके से किया, क्योंकि ये अगर हो गया तो मुझे लगता है कि बहुत लोग जो बाहर गए हैं, एग्रीकल्चर से अगर इनकम आने लगा, अब मखाना बोर्ड बन गया इस बजट में, अब लोगों को पता चल रहा, लोगों को थोड़ा बहुत पता था, अब मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि हमको पता ही नहीं था कि मखाना जो है वो मिथिला में होता है। वो तो मिथिला का ही था पूरा का पूरा मखाना। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग खेत में अनाज नहीं उगा करके मखाना उगाना शुरू कर दिया। उनको कैश क्रॉप समझ में आ रहा है कि भाई पैसा इसमें है, तो मुझे तो पानी रहेगा तो मखाना भी उगाएगा खेत में।
4 फीट में पानी डाल करके मखाना उगा सकते हैं, Yeah. तालाब की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जब प्रोजेक्ट 3 साल का प्रोजेक्ट है, हम लोग बात कर रहे हैं 2025, 2028 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट मैंने कहा लगभग 9,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। और क्या 4-5 महीना में मिथिला हाट बना दिए तो 9,000 करोड़ का बनाना बनता है। नहीं ये बन जाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि इतने लोगों के जीवन को टच करेगा। यस अगर सर, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि सबने मुझसे पूछा, आपसे पूछने ये बाढ़ का मुद्दा, माइग्रेशन का मुद्दा, तो ये सबसे बड़ा ये होगा। बाढ़ के प्रभाव को भी, मैंने कहा ना कि आपको वाटर स्टोर होगा बाढ़ के समय, तो ये बाढ़ के प्रभाव को भी कम करेगा। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जैसे इरिगेशन वहाँ पर होगा, इंटरप्राइजिंग तो लोग मेहनत तो करना ही चाहता है। और अल्टीमेट पर्पस क्या है कि पॉकेट में पैसा आएगा तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलेगा। yes. तो काम वहाँ बहुत काम हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत काम हुआ है जिसका इम्पैक्ट है। और ये एक मेजर काम होगा। जहाँ तक नेपाल में हाई डैम बना करके और परमानेंट सॉल्यूशन की बात है, ये दोनों के लिए विन विन है, नेपाल के लिए भी। तो ये भी हम लोग केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी और अमित शाह जी से भी हम लोग फॉलोअप करते रहते हैं। और वो लोग भी अपने तरीके से इस चीज़ को नेपाल के साथ बात में रखा है। आई होप कि उसका भी कोई रास्ता निकल जाएगा। ये सारे लोग जो बिहार से बाहर चले जाते हैं, ये क्वेश्चन रहता है और हम लोग सब सुनते हैं ये कि बिहार इज अ वेरी कास्टिस्ट स्टेट और कास्टिज्म काफी है यहाँ पे। पॉलिटिक्स इलेक्शन आने वाला है तो कास्ट, हम थोड़ा उससे उठेंगे, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो कास्ट बात ही नहीं करते हम लोग बिहारी। ये कास्टिज्म का यहाँ तक बात है, ये तो हर एक स्टेट में। बिहार को लोगों ने ज़्यादा प्ले अप करके रखा हुआ है, साउथ में नहीं है और स्टेट में नहीं है। बिहार को लोगों ने, लेकिन हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद, मैं बार बार नाम इसलिए रह रहा हूँ कि ये इन्होंने यूनिवर्सल पॉलिसी बनाया। उन्होंने कोई कास्ट ऐसा या कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं लगा कि ये मेरी सरकार नहीं। उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। जो वोट नहीं भी दिया, आज भी उनसे आप इनफॉर्मली पूछिएगा, शायद माइक पर न बोले तो वो कहेंगे नहीं भाई काम तो हुआ है। इसलिए उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। और अल्टीमेटली डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये सब चीज़ें अपने आप सेटल करती हैं। सर, एक आपको बोलना चाह रही हूँ कि नालंदा में गई थी गांव में, तो एक बहुत अच्छी और बहुत दीदी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कह रही थी कि पिछले 10 साल से घर खोल के सोते, मतलब देयर इज नो, मतलब कि डर नहीं है, भय नहीं है, समझ रहे हैं? वो बहुत बड़ी बात है। ये तो करके दिखाया है। और मैं बताऊं, मैं गया था अभी अपने गांव, तो मैं यहाँ से चला, अब तो कभी सोच भी नहीं सकते। मैं अपने गांव पटना से पहले कभी जाता था तो सुबह जाके शाम में पहुँचना। अब मैं सुबह 6-7 चलता हूँ और 10 बजे घर पे रहता हूँ। तो मैं 10 साढ़े 10 रात में जा रहा था और अपने एरिया में देखा कि एक लड़की 10:30 बजे रात में स्कूटी चला के जा रही। तो मैं लगा कि अब इससे बड़ा एबरेशन है, घटना होती है, कभी कभी बात उठता है। मैं इसलिए रिकॉर्ड पे बोल देना चाहता हूँ, कभी घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन अब भाई भाई में हो जाता है। इसको ये मत करो, हाँ। बिहार को बदनाम मत करो भाई, कोई भी हो तो बिहार को बदनाम मत करो। ये एक रहा है लोगों में कि अपने राजनीति के लिए बिहार को ही ये कर, हम सब बिहारी, सब हम लोग भी तो थोड़े क्रिटिकल हैं। हाँ, मतलब ये कह रहा हूँ ना कि ये कोई घटना हुई है तो वो क्रैक भी हुआ है, पकड़ा भी गया, उसको सजा भी हुआ है। डर है कि गलत करके आप निकल नहीं सकते। नहीं निकल सकता है। और कोई भी पॉलिटिकल पैट्रनेज किसी भी तरह के क्रिमिनल बदमाश को इस स्टेट में, कोई कास्ट का प्रेफरेंस नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई हो पॉलिटिकल पैट्रनेज तो किसी भी क्रिमिनल को नहीं। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 20 साल पहले आप इसी बिहार में देखती कि वो ब्लैक फिल्म लगा करके और गाड़ी में बंदूक टांग कर, यही सब था बिहार का स्टोरी। वो आपको बिहार में कोई हिम्मत करके देखे? ये करके दिखाए कोई? इसलिए इस टाइप के एलिमेंट को कहीं ना कहीं बिहार को अपना ब्रांडिंग भी सही करना चाहिए। और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं बिहार का डैमेज कर रहा हूँ कि बिहार का भला कर रहा हूँ। You have been in politics for so many years,
पर्सनली हर दिन जब आप उठते हैं तो what is it that motivates you to do what you are doing? इस स्टेट में बहुत पोटेंशियल है काम करने का। ये तो लगता है कि हम लोग अगर थोड़ा एफर्ट करेंगे तो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आपको दिखता है, लोग मिलते हैं, बताते हैं, एक ऐसे नेता के साथ काम करना, भाई ये भी तो प्राइड है कि मैं कल कुछ कहूँ कि मैं नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में काम किया। इट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस किस कौन सीएम रहे, किसके मंत्रिमंडल में काम किया। और ये भी होता है कि किस पार्टी में किस नेता के, मैं आज पार्टी का, अगर उन्होंने मुझे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया तो ये भी तो हमारे लिए बहुत ही प्राइड रिस्पेक्ट की बात है। तो ये तो मोटिवेट करता है ये चीज़ कि जिनके साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने मौका दिया है। कम से कम हमारे पार्टी में कोई ये नहीं है कि ऊपर से 5 सीट रिजर्व है परिवार के लिए, कोई भी कहीं पहुंच सकता है। मेहनत करके कोई भी किसी को कहीं पहुंचने का नीतीश जी ने स्पेस दिया हुआ, तो ये मोटिवेट करता है काम करने के लिए। यूथ, आज का नौजवान नवयुवती जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए, ड्राइंग रूम में बैठ करके नहीं विश्लेषण कीजिए। इसलिए आप नहीं आएंगे तो गलत लोग आ जाएंगे, कोई तो इस स्पेस में आएगा, इलेक्शन तो होगा, अच्छे लोग आएंगे तभी लोगों को चॉइस भी मिलेगा। और बहुत पोटेंशियल है यहाँ आ करके। मैं कोई एमपी एमएलए बनने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो भी बनना चाहिए, लेकिन एक स्कोप है जहाँ आ करके मुझे लगता है इससे बड़ा जगह तो धर्म का नहीं है। अगर आप सही में भगवान का पूजा करते हैं, जाते हैं देश दुनिया में इतना पूजा करने, यहाँ पहुँच करके अगर 10 लोगों को जीवन को बदलने का ताकत तो यहीं पे है। उस 10 लोग उसका कितना बड़ा आशीर्वाद होगा। तो ये तो पॉलिटिक्स में है कि आपको उतना ताकत रहता है कि लोगों की लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। तो वो भाव से अगर बिल्कुल स्कोप है, बिल्कुल आना चाहिए। और यंग जनरेशन में तो ज़रूर लोगों को आ करके यहाँ आना चाहिए। नहीं आप आएंगे तो फिर गड़बड़ लोग ही आएगा, जिसको कुछ समझ नहीं है, कुछ स्टेट को भी नहीं समझता, इसलिए बिल्कुल आना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।